हे एवरीवन, आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्टिकल्स कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे और उससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे। अभी चल रहे एग्जाम्स के लिए और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ए टू जेड आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ओरिजिनली इंडिया में 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल थे। तो यहाँ पे पार्ट के अंतर्गत आर्टिकल मेंशंस हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का, यानी कि संघ और उसका क्षेत्र। आर्टिकल 1 में यदि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं तो इंडिया जब बना है तो उसका कुछ नाम भी रखा जाएगा। तो आर्टिकल 1 में नेम मेंशन है एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, यानी कि पहली चीज़ ये दर्शाई गई है कि हमारे देश का क्या नाम होगा। किसी ने कहा कि इंडिया रख दो, किसी ने कहा भारत रख दो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में भारत आता है, जैसे जनगण मन जब गाते हैं तो इंडिया भी मेंशन है और भारत भी मेंशन है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है स्टेट से बनकर मिला हुआ संघ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में स्टेट को ये मर्जी नहीं है, अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अलग हो जाएं, अपना अलग संविधान बनाए, ये नहीं है। पूरा मिलके एक संविधान बना है यूनियन का, पूरी इसमें सुप्रीमेसी रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की यदि आप बात करोगे, यूएसए में क्या होता है, यूएसए में फेडरल प्रोविज़न है, तो वहाँ पे स्टेट का अपना पूरा अलग फ्लैग होता है, अपनी मर्जी होती है, वहाँ पे अलग से वो स्टेट भी बना सकते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से अलग हो जाए। ओके, आर्टिकल 2 में बात करते हैं एडमिशन कोई न्यू स्टेट का करना है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे जो पार्लियामेंट है उसको ये पावर देता है आर्टिकल 2 कि कोई भी टेरिटरी है जो यूनियन टेरिटरी या फिर अक्वायर्ड टेरिटरी है उसको यूनियन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में मिला दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल 2 में आता है। फॉर एग्जांपल जो सिक्किम था ये एक एसोसिएटेड टेरिटरी था, ठीक है, तो 1975 में इसको स्टेट बना दिया गया। तो जब इसको स्टेट बनाया गया तो आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया गया। फॉर एग्जांपल दिल्ली, जैसे मान लो आप, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरीज़ है, ठीक है, तो बहुत सारे सीएम इसके कहते हैं कि इसको स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। तो यदि फ्यूचर में ऐसा हुआ कि दिल्ली को स्टेट का दर्जा मिला तो वो आर्टिकल 2 के अंतर्गत मिलेगा, क्योंकि इसमें यूनियन टेरिटरी जितनी है, क्वाड स्टेट जितने हैं, उन चीज़ों को स्टेट बना दिया जाए तो वो आर्टिकल 2 में आते हैं। आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आर्टिकल 3 में हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। न्यू स्टेट कोई बनाया जाए या फिर किसी एरिया का ऑल्टर किया जाए, किसी की बाउंड्री ऑल्टर की जाए, किसी का नेम चेंज किया जाए, वो सब आर्टिकल 3 के अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ उन स्टेटों की बात करते हैं जो यूनियन ऑफ इंडिया में आते हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट आते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंडियन टेरिटरी होती है ना उसमें वो थोड़ा सा अलग है यूनियन ऑफ इंडिया से। ये थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट आते हैं लेकिन इंडियन टेरिटरीज में टेरिटरी भी आती हैं। तो यूनियन ऑफ इंडिया में जितने पहले से ही स्टेट बन चुके हैं उनका ही कुछ न्यू स्टेट बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल 2014 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया तेलंगाना बना दिया गया, ठीक है, तो उस चीज़ को चेंज करने के लिए, न्यू स्टेट बनाने के लिए आर्टिकल 3 के अंतर्गत सारा लिया गया था। तो वो चीज़ आर्टिकल 3 के अंतर्गत की गई थी। एक आर्टिकल 4 है, उसमें क्या होता है कि 2 और 3 में जितने भी प्रोविज़न होंगे उनका सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। अब आते हैं सिटीजनशिप वाले आर्टिकल पे। अब हमने बात कर ली देश की, अब बात करते हैं देश में रह रहे लोगों की। तो वो पार्ट 2 में मेंशन है। आर्टिकल 5 से 11 तक आते हैं। आर्टिकल 5 में जो भी सिटीजनशिप नागरिकता दी गई थी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी बात करते हैं, यानी कि जो जन्म के आधार पर दी गई थी। आर्टिकल 66 में क्या हुआ कि जब बंटवारा हुआ था, जब लोग एक दूसरे के देश में माइग्रेट कर रहे थे, इंडिया से कुछ पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ पाकिस्तान से इंडिया जा रहे थे, तो उस माइग्रेशन के लिए ही ये जो आर्टिकल 6 है ये दिया गया कि जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया आएगा उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। आर्टिकल 10 में बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो देश विरोधी कुछ भी एक्टिविटीज़ करे और उसकी सिटीजनशिप लागू रहे। एक डर के रूप में आर्टिकल 10 है कि आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि इंडिया के खिलाफ जाने का। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते आप पकड़े गए जो देश के खिलाफ है तो आपकी जो सिटीजनशिप है, नागरिकता है, वो रद्द कर दी जाएगी। ओके, आर्टिकल 10 के अंतर्गत। आर्टिकल 11 में क्या होगा कि जितनी भी सिटीजनशिप से लॉ रिलेटेड है वो पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। अगर मिनिस्ट्री का पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सी मिनिस्ट्री रेगुलेट करती है तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स जो है ये पार्लियामेंट में रेगुलेट करती है सिटीजनशिप के लॉ। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मौलिक अधिकार यानी कि जो हमें दिए गए हैं, सिटीजन्स को दिए गए हैं। तो इसमें 6 आर्टिकल आते हैं। पहले 7 थे। राइट टू प्रॉपर्टी भी था, उसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया, तो 6 हो गए हैं। तो राइट टू इक्वलिटी आता है, यानी कि समानता, यानी कि इक्वलिटी का अधिकार, समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 से 18 तक आता है।
राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है आर्टिकल 23 से 24 तक। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से 28 में मेंशन है। ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन बना के, तो ये आप या तो आपको ये दे देंगे कि राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे मेंशन है, किस किस आर्टिकल में, या फिर आर्टिकल दे देंगे और पूछेंगे कौन सा राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 29 एंड 30 में। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि यदि आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट हो जाता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है। इसको हार्ट एंड सोल भी कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस के साथ साथ। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था पिछली स्लाइड में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 राइट है। अब आते हैं फंडामेंटल राइट में थोड़े से विस्तार से देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कि आप कहीं से भी हो, कैसे भी हो, आप कानून की नज़रों में एक समान है, तो आपको समानता का अधिकार मिलेगा। लॉ के सामने आप समान है, कोई भी स्पेशल प्रोविजन किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म पे, रेस पे, जाति पे, लिंग पे या फिर जहाँ पे वो जन्म लिया है उस आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो प्रोहिबिशन मना करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक चीज़ों को यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप इस जाति से हैं तो आप मत करो यूज। नहीं, सबको पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी भी जगह पे जा सकता है, किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकता है जो पब्लिक है। आर्टिकल 16 में कहता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है आपको उनको समानता का मौका मिलेगा। आर्टिकल 17 में कहता है छुआछूत को ख़त्म करने का। आप ऐसा नहीं है, अभी भी यदि छुआछूत कहीं पे है और कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, छुआछूत यदि कोई व्यक्ति फैला रहा है तो सज़ा मिलेगी उसको। आप किसी से अनटचेबिलिटी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 कहता है टाइटल्स जितने भी होते हैं, जैसे कोई पहले महाराजा राजा लगाता था, किसी ने अपने आगे नाम के कुछ लगा लिया तो वो नहीं लगा सकता है। अब देखो इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अभी हमने स्लाइड देखी, राइट से देखी, अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबॉलिश अनटचेबिलिटी। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो हमने पिछली स्लाइड में देखा था आर्टिकल 17 था, वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो देख लेते हैं आगे कुछ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आते हैं 19 से 22 तक। 19 में कहा जाता है कि आपको पूरा अधिकार है फ्रीडम का, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी आप व्यक्त करें, कुछ भी कहें। आर्टिकल 20 में कहा जाता है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस यानी कि किसी भी गुनाह के लिए आपको 1 से 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को यदि 5 साल की सज़ा हो गई किसी गुनाह के लिए, तो आपको उसी गुनाह के लिए दोबारा सज़ा नहीं मिलेगी कि 5 साल के दोबारा मिलने लग जाए। नहीं, एक गुनाह के लिए एक ही बार सज़ा मिलेगी। दूसरा इसमें ये प्रोविज़न है कि आपको खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता कि आपसे ज़बरदस्ती बुलवा लिया जाए, कोर्ट आपसे ज़बरदस्ती बुलवाएगी, बताओ आपने गुनाह किया है। नहीं, आपने भले ही पुलिस के सामने बोल दिया, लेकिन कोर्ट जब तक नहीं मानेगी जब तक आप खुद अपने मुंह से नहीं बोलोगे। ओके। आर्टिकल 21 में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब है किसी भी व्यक्ति को जो इंसान को ज़िंदगी जीने योग्य जो चीज़ें बनाती हैं, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू हेल्थ है, उन सब चीज़ों का मेंशन आर्टिकल 21 में किया गया है। ठीक है, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हुआ। आर्टिकल 22 में बात करते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट और डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ये हमने पिछली स्लाइड में देखा है। आई होप आप इसका आंसर सही कर पाओगे। इसका सही उत्तर है, देख लीजिए, ऑप्शन बी। आर्टिकल 21 में आता है प्राइवेसी यानी कि ये ज़िंदगी जीने योग्य जो चीज़ें बनाए वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग यानी कि जो वुमेन का व्यापार होता है उसको रोकना। ठीक है, जो भी बंधुआ मजदूर होते हैं उनके केस में है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14 इन द फैक्ट्रीज एंड माइंस। यदि कोई बच्चा 14 से कम का है तो उसको फैक्ट्रीज और माइंस में काम नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल 25 से 28 तक आता है। 25 में बोलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन यानी कि किसी भी धर्म का प्रचार करो, प्रैक्टिस करो, आपको पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 में बोलता है कि जो भी आपके रिलीजियस अफेयर्स हैं उसको मैनेज करने की पूरी स्वतंत्रता है। आर्टिकल 27 में टैक्स पे करने की पूरी स्वतंत्रता है किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन की।
आर्टिकल 28 में बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को आप अटेंड कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा था, आई होप आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 में तो प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं और मैनेज करने की आर्टिकल 26 में कर रहे हैं। ओके, आगे है कल्चर एंड एजुकेशन के राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। 29 एंड 30 में आते हैं। आर्टिकल 29 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। तो देखो, माइनॉरिटीज़ जो होते हैं उनके तो कल्चर अलग होता है, एजुकेशन अलग होती है, लैंग्वेज अलग होती है, तो वो हमारे पूरे स्टेट हैं या फिर जो भी लोग हैं उनसे थोड़े अलग हो जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा अलग प्रोविज़न देना भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो लोग हैं उनका ही वो है राइट। तो देखो, आर्टिकल 30 में बोल रहे हैं कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको पूरा अधिकार है अपनी चॉइस का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाने का और अपनी चॉइस की लैंग्वेज पढ़ाने का, अपने चॉइस की एजुकेशन देने का। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में कहने लग जाए कि इंग्लिश में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, तो नाइंसाफ़ी होगी ना, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको क्या पता, उनकी लैंग्वेज अलग, कल्चर अलग। तो आर्टिकल 30 में किसी भी माइनॉरिटी का अधिकार है कि वो अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाए। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल 32 में आता है। इसको हार्ट एंड सोल भी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि यदि आपका कोई फंडामेंटल राइट वियोलेट होता है तो आप उस केस में कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 32 के अंतर्गत। तो क्वेश्चन है आर्टिकल 32 बिलोंग टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 32 जो है वो भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन सी, पार्ट 3 से। फंडामेंटल राइट में आता है ये, जो कि 22 से 35 तक आते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत 5 तरह के रिट हैं। एक तो है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टेलरी, कोवेरेंटो। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसका फंडामेंटल राइट वियोलेट होता है या फिर उसकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है कि उसका फंडामेंटल राइट वियोलेट हुआ है। तो ये पब्लिक अथॉरिटी या फिर प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के खिलाफ यूज किया जा सकता है। किसी ने भी आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट किया हो, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने आपके घर में चोरी करी हो, तो उन चीज़ों में भी आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हैं। मैंडेमस का मतलब होता है मना करना। मैंडेमस जो है वो सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ ही लगाया जा सकता है, किसी प्राइवेट अथॉरिटी के खिलाफ जो है वो मैंडेमस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ ये यूज कर सकते हैं कि अगर उनकी वजह से आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, कितने सारे लाइसेंस चाहिए, लेकिन यदि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो नहीं दे रहे हैं टाइम पे, तो आपका फंडामेंटल राइट वियोलेट होता है। तो उस केस में आप कोर्ट जा सकते हैं मैंडेमस के थ्रू। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो कोर्ट है वो मना करती है किसी व्यक्ति को कि ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं है ये काम, ये चीज़ आप नहीं करो। सर्टेलरी में क्या होता है कि ये जो किसी कोर्ट का फैसला होता है उसको दूसरी कोर्ट रिव्यू कर सकती है। कोई वारंटो का मतलब होता है कि किस अथॉरिटी से आप हो, मतलब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल किसी इलीगल तरीके से उसमें घुस जाए उस ऑफिस में, तो उससे पूछते हैं कि तुम किस अथॉरिटी से यहाँ पे आए हो, तो ये उस चीज़ के लिए है। नेक्स्ट हमारा पार्ट 4 आता है। इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल आते हैं, यानी कि दिशा निर्देश। ये स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्टेट की जिम्मेदारी है ये इनको लागू करना, ताकि जो स्टेट है वो जीने योग्य बन सके। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट के लिए है। ओके, तो आर्टिकल 39A में बोलता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, यानी कि सभी को बराबरी का न्याय और बराबरी का लीगल एड मिले, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 40 बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत का निर्माण किया जाए, ये आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 43 जो है वो लिविंग वेजेस ETC फॉर वर्कर्स, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 43A है जो ये पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यानी कि पूरे देश में सभी के लिए एक समान लॉ बनाए जाएं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इंडिया जैसी कंट्री में इतना इनवास्ट हमारा कल्चर है, इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ को लागू करना सभी धर्मों के लिए इक्वलिटी की बात नहीं हो जाएगी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही कम लागू होता है। आर्टिकल 45 जो है ये बात करता है प्रोविजन ऑफ फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए जो एजुकेशन है उसको फ्री और कंपलसरी बनाया जाए, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है।
आर्टिकल 46 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जितने भी लोग हैं उनका एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट बचाए रखें, प्रमोट करें। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पिछड़े हुए समाज है, क्योंकि वहाँ पे लोग जो हैं वो उस गुणवत्ता से जीवन नहीं जी रहे हैं, तो उनको भी बराबरी पे लाया जाए। ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 47 में बात करता है ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आर्टिकल 48 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 49 में मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है, जितने भी प्लेसेस हैं नेचुरल इंपॉर्टेंस के, जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ कुछ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, या फिर कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी को कंजर्व करके रखना। आर्टिकल 49 ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 में बात करता है प्रमोशन करना है इंटरनेशनल पीस का और सिक्योरिटी का। आर्टिकल 39 ए प्रोवाइड्स फॉर, आर्टिकल 39 ए प्रदान करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत 40 में मेंशन है, हमने पिछली स्लाइड में देखा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो 44 में मेंशन है, और आर्टिकल 12 में मेंशन है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वर्णन है आर्टिकल 52 में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मेंशन है आर्टिकल 54 में। इम्पीचमेंट का प्रोसीडर का मेंशन है, यानी कि अगर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करते हैं प्रोसीडर उसका, आर्टिकल 61 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2-3 बार वीडियो देख लेना, सब कुछ याद हो जाएगा। आर्टिकल 72 में मेंशन है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जो प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, उसका क्षमादान की जो शक्तियाँ होती हैं, प्रेसिडेंट के पास पार्डनिंग पावर होती है, यानी कि वो किसी की फांसी की सज़ा को, किसी की बहुत लंबी सज़ा को माफ़ कर सकता है, ये प्रेसिडेंट के पास मौका होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को फांसी लग गई है और प्रेसिडेंट को लगता है कुछ रीजनेबल तरीके से कि नहीं लगनी चाहिए थी, तो वो उसको माफ़ कर सकता है। ओके, आर्टिकल 72 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है 74, इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि प्रेसिडेंट को ऐड करते हैं और एडवाइस देते हैं। आर्टिकल 123 में बात करते हैं प्रेसिडेंट की पावर की, जो वो ऑर्डिनेंस बुलाने की पावर है। तो देखो ऑर्डिनेंस बुलाता कब है वो, जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ डेडलॉक हो जाए, कुछ बिल पास कराना है लेकिन बात नहीं बन रही है, आपस में डेडलॉक हो जाए, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस बुलाता है। ओके, डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी वो कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट। ये पावर आर्टिकल 143 के अंतर्गत है, सब इम्पोर्टेंट है इसमें। तो अब देख लेते हैं, आपकी स्लाइड में देखा था, अब देखो आपकी रिवीजन हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन टू एनी पर्सन। भारतीय संविधान के दिए गए अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रपति को किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है? तो ये देता है ऑप्शन बी, आर्टिकल 72। अब गवर्नर ऑफ स्टेट देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, जो भी प्रेसिडेंट होता है ना, उसकी शक्तियाँ जो है वो गवर्नर की शक्तियों से मेल खाती हैं। तो जो भी आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है उसमें 99 ऐड कर दो, और सेम शक्तियाँ, सेम प्रोविजन उसमें गवर्नर के हो जाएंगे। जैसे आर्टिकल 52 में आप 99 ऐड करोगे तो क्या होगा, आई एम सॉरी, इसमें 99 नहीं 101 ऐड करना है। ओके, तो 52 में यदि आप 101 ऐड कर दो तो 153 हो जाएगा, तो वो गवर्नर की शक्तियाँ हो जाएगी। इलेक्शन के मामले में भी 101 ऐड कर दो तो ये हो जाएगी। 61 में भी आप देखो इम्पीचमेंट के में भी ये कर दो, पार्डनिंग के में भी देखो 72 में 101 ऐड कर दो, तो इस तरीके से हो जाता है। तो देखो अभी दिखाती हूँ मैं आपको। गवर्नर की है जो आर्टिकल 153 गवर्नर ऑफ स्टेट। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट से बात करता है। पार्डनिंग जो पावर है वो है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, जो गवर्नर की शक्तियाँ हैं वो पार्डन करने वाली वो इस तरीके से हैं कि वो मृत्यु को क्षमा नहीं कर सकते, यानी किसी व्यक्ति को फांसी लगी है तो गवर्नर उसको माफ़ नहीं कर सकता। किसी की सज़ा यदि लंबी है, 25 साल है, या फिर कुछ और तरह की सज़ा है, तो उसको वो माफ़ कर सकता है। लेकिन मृत्यु को क्षमा करने की शक्ति जो है वो गवर्नर के पास नहीं होती, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ही होती है। तो प्रेसिडेंट की आर्टिकल 72 में आती है, और इसकी 101 ऐड कर दो, यानी कि ये आती है 163 में। ओके, इसमें ये वाला नहीं हो रहा 10 वाला, इसमें ये अलग है। ओके, पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन अदर, ये अलग है थोड़ा सा। आर्टिकल 163 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर। आर्टिकल 213 जो है वो पावर दी गई है गवर्नर को ऑर्डिनेंस बुलाने की। तो देखो जो प्रेसिडेंट थे उसको 123 के अंतर्गत दी गई थी, और इसको 123 को इसका उल्टा कर दो 213, तो इसके अंतर्गत गवर्नर की ऑर्डिनेंस की पावर है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के आर्टिकल 75 के अंतर्गत। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को और उसके साथ अदर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। ओके, मिनिस्टर जो है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट में ऑफिस जो है वो होल्ड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनको ऐसे ही निकाल दें, कुछ रीजनेबल चीज़ होनी चाहिए तब जाके निकाले जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कम्प्लीटली लोकसभा पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आर्टिकल 78 में प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़ मेंशन है कि प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देना वगैरह, ये सब चीज़ें आर्टिकल 78 में मेंशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, जैसे आर्टिकल 63 जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। ओके, आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आर्टिकल 76। CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, आर्टिकल 148 में मेंशन है, यानी कि स्टेट का और पूरे सेंटर का जो खर्चा होता है उसको ऑडिट करता है और फिर उसकी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को देता है। आर्टिकल 110 में मैनीवेल्स की डेफिनेशन मेंशन है और एनुअल फाइनेंशियल बजट ये आर्टिकल 112 में मेंशन है। ग्राम सभा का है आर्टिकल 243A, पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 243V, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट फंड ये आर्टिकल 226 में मेंशन है, कंटीजेंसी फंड 267 में, फाइनेंस कमीशन ये भी बहुत बार पूछा जाता है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल है 280 में, राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A में। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल देख लेते हैं। एक तो है आर्टिकल 124 यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एस्टेब्लिशमेंट। आर्टिकल 131 यानी कि जितने भी ओरिजिनल जुडिक्शन है कि सिर्फ वो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, उसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के वो ओरिजिनल अधिकार हैं, तो वो आर्टिकल 131 में है। एपीलेट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टन केसेस, यानी कि हाई कोर्ट की अपील सुनने का जो केसेस हैं ये भी आर्टिकल 132 में मेंशन है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है ये भी। हाई कोर्ट को देख लेते हैं। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर स्टेट एंड आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट। एक तो 32 के अंतर्गत आती है सुप्रीम कोर्ट की और आर्टिकल 226 के अंतर्गत आती है पावर ऑफ हाई कोर्ट की। ठीक है, तो देख लो ये सब आप। 124 में है सुप्रीम कोर्ट और इसके उल्टा कर दो, 2 आगे ले आओ और 1 पीछे कर दो और 4 ही कर दो, तो ये है हाई कोर्ट की। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू रिट। हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है, तो ये देता है ऑप्शन ए आर्टिकल 223। आर्टिकल 226 देता है, अपने पिछले स्लाइड में देखा था आर्टिकल 226। आर्टिकल 32 जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट इट्स सिमिलर टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की 32 के अंतर्गत है और हाई कोर्ट की 226 के अंतर्गत है। अब देख लेते हैं कुछ आर्टिकल रिलेटेड टू इमरजेंसी, आपातकाल से रिलेटेड है ये। तो एक आता है इसमें आर्टिकल 352, एक आता है 356 और एक आता है 360। आर्टिकल 352 जो है ये प्रेसिडेंट तब लगाता है जब उसे ऐसे लगता है कुछ एक्सटर्नल वार हो गया है, कुछ एक्सटर्नल थ्रेट आई है, एग्रेशन हो गया है, तो उस केस में आर्टिकल 352 का यूज किया जाता है। ये जो होता है स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूव होता है 30 डे के अंतर्गत, यानी कि 1 महीने में इसको अप्रूव करवाना इंपॉर्टेंट है। यदि फिर से लगाना है तो 6 महीने के बाद फिर से अप्रूवल चाहिए। अगर कैबिनेट को लगेगा कि अब ज़रूरत नहीं है तब वो रिवोक कर लिया जाता है। और इसके अंतर्गत 358 एंड 359 के अंतर्गत सारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो फंडामेंटल राइट व्यक्ति के वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड 21 ये नहीं डिलीट होता है। ये भी पूछा जाता है कि जब आर्टिकल 352 लगता है नेशनल इमरजेंसी तो कौन से फंडामेंटल राइट जो हैं वो डिलीट नहीं होते हैं, सस्पेंड नहीं होते हैं, तो ये है आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट है आर्टिकल 356, ये स्टेट इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल। ये तब लगाता है जब प्रेसिडेंट को ऐसे लगता है कि किसी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रूल नहीं हो रहा है, तो उस केस में या तो कोई व्यक्ति उसको इन्फॉर्म करता है, तो उस केस में जो है वो आर्टिकल 356 लग जाता है। ये 2 महीने के अंतर्गत अप्रूव किया जाता है, सिंपल मेजोरिटी से ले, स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। 3 साल तक ये लगाया जा सकता है, लेकिन जो इमरजेंसी होती है आर्टिकल 352 वाली नेशनल इमरजेंसी, ये अनलिमिटेड टाइम तक लग सकती है। आर्टिकल 362 फाइनेंशियल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352 3 बार लगाया जा चुका है, 356 कई बार लगाया जा चुका है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी है। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आर्टिकल हैं आर्टिकल 323A एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल। इलेक्शंस की बात करें तो आर्टिकल 324 में मेंशन है, यानी कि जो सुप्रीडेंस है, डायरेक्शन है और कंट्रोल ऑफ इलेक्शन है वो सब इलेक्शन कमीशन में वेस्टेड है। 325 आर्टिकल कहता है नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन और टू बी क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338 में मेंशन है। यदि अपॉइंटमेंट कमीशन का करना है बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए 340 में है ये।
पावर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की 368 में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज के देख लेते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन आर्टिकल 343 में मेंशन है। ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट ये 345 में मेंशन है। लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लैंग्वेज यूज होगी वो आर्टिकल 348 में है। और डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को डेवलपमेंट करने का ये डायरेक्टिव 351 में मेंशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। हमने पिछली स्लाइड में देखा था, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 356। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आर्टिकल 110। तो मनी बिल जो होता है उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है, किसी भी प्राइवेट पर्सन के द्वारा नहीं किया जा सकता। और ये राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं इंट्रोड्यूस करा जा सकता, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। इट कैन बी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इंट्रोडक्शन इन लोकसभा। प्रेसिडेंट का इसमें पहले से असेंट लगता है, प्राइमर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की, तब जाके ये पास होता है, तब जाके ये इंट्रोडक्शन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल प्रोविजन इन आर्टिकल 371G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेट टू द स्टेट ऑफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371G में विशेष प्रावधान किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन सी मिजोरम से। ओके, तो देख लेते हैं और भी। आर्टिकल 370V जो है स्टेट ऑफ असम से है, ये 371C मणिपुर का है, 371F सिक्किम से रिलेटेड है, 371H ये अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड फॉर वियोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए किस अनुच्छेद के तहत महाअभियोग लाया जा सकता है। ये हमने पढ़ा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 74 कहता है, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 78 कहता है प्राइम मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को प्रोवाइड करनी है उस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट लोकसभा मस्ट हैव अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो ये मेंशन है ऑप्शन ए आर्टिकल 93 में। द हाउस ऑफ पीपल शैल एज सून एज मे बी चूज 2 मेंबर ऑफ हाउस टू बी रिस्पेक्टली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। ओके, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्टिकल 239 डील्स विद द अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज बाई प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रेसिडेंट खुद करेगा। ये आर्टिकल 239 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो जुडिशरी को सेपरेट करना है एग्जीक्यूटिव से, ये हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है। तो ये है इसका सही उत्तर ऑप्शन डी आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन इज अंडर विच आर्टिकल, वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो ये है ऑप्शन सी आर्टिकल 280 के अंतर्गत है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित है। ये हमने दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्टिकल 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स। तो कौन सा है ये है ऑप्शन सी 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये भी हम कवर कर चुके हैं। आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो इमरजेंसी का जो पार्ट है वो है 18, 352 के अंतर्गत नेशनल इमरजेंसी आती है, 356 के अंतर्गत स्टेट इमरजेंसी आती है और 360 के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। 20 और 21 आर्टिकल सस्पेंड नहीं किए जा सकते जब इमरजेंसी लगी हो। ओके, ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए आपको बताना है इसका सही उत्तर। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 22, ऑप्शन डी आर्टिकल 54। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। आप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें इसको एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। पढ़ाई अच्छे से करते रहिए।